हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद परमार क्लासेस। दोस्तों, इसके पहले अपन ने मौर्योत्तर काल पूरा पढ़ लिया है। मौर्योत्तर काल में मैंने आप लोगों को कुछ देशी आक्रमण बताए थे और कुछ बताए थे मैंने आप लोगों को विदेशी आक्रमण। ठीक है, देशी में मैंने आप लोगों को बताया था शुंग, कण्व और शातवाहन। ठीक है, और विदेशी में बताया था मैंने आप लोगों को हिंद, यूनानी, शक, पहलव और कुषाण। तो विदेशी आक्रमण में आखिरी जो शासन था या आखिरी जो वंश था वो था कुषाण। ठीक है, विदेशी आक्रमण में आखिरी वाला वंश कौन सा था? कुषाण। और इन कुषाणों के समय ही इनके राज्य में कुछ हुआ करते थे सामंत। सामंत मतलब एक तरह से बोल सकते हैं नौकर चाकर, उनकी सेवा करने वाले। ठीक है, तो वो एक आदमी था और उस व्यक्ति का नाम था श्रीगुप्त। ठीक है, इस श्रीगुप्त ने मौके का फायदा उठाया और इस कुषाण वंश के जो आखिरी के शासक है वो ज़्यादा बलशाली नहीं थे, तो उनको मार काट के अपना साम्राज्य स्थापित किया और एक नए वंश की स्थापना की। और उस नए वंश को बोलते हैं दोस्तों गुप्त वंश। ठीक है, तो कुषाण वंश में सामंत हुआ करते थे गुप्त वंश के लोग। उसमें एक व्यक्ति था श्रीगुप्त और श्रीगुप्त ने फिर गुप्त वंश की स्थापना की। ठीक है, तो आज अपने को गुप्त काल ही पढ़ना है। ठीक है, गुप्ता पीरियड पढ़ना है अपने को। चलिए बात करते हैं आगे की। तो दोस्तों, अपना हेडिंग ही रहेगा इसका गुप्त काल। ठीक है, गुप्त काल की स्थापना किसने करी? तो श्रीगुप्त ने। सबसे पहले तो ये बता दूं कि इस गुप्त काल के लोगों की राजधानी कौन सी हुआ करती थी। तो इनकी राजधानी एक तो हुआ करती थी पाटलिपुत्र और एक हुआ करती थी दोस्तों अवंती। अवंती मतलब उज्जैनी। ठीक है, ये दो राजधानी हुआ करती थी इसकी गुप्त काल के लोगों की। ठीक है, इसी में ही दोस्तों इस गुप्त काल को ही साहित्य प्लस कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि गुप्त काल को साहित्य प्लस कला का स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि साहित्य और कला जो है दोस्तों इस काल में बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिली थी, इसको उभारी गई थी, इसलिए साहित्य प्लस कला का स्वर्ण काल कौन है? गुप्त काल। क्लियर है इतनी बात? चलिए बात करते हैं। परंतु याद रखिएगा, इसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था दोस्तों, बात करते हैं कि शुंग वंश, ठीक है, और एक सातवाहन वंश। तो शुंग वंश प्लस सातवाहन वंश को बोलते हैं दोस्तों स्तूपों का स्वर्णकाल, और साहित्य प्लस कला का स्वर्णकाल कौन सा है? गुप्त काल। ठीक है, चलिए गुप्त काल के कुछ शासक देख लेते हैं अपन, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहला शासक तो यही है अपना श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त के बाद दोस्तों अगला जो शासक आएगा उसको बोलते हैं घटोत्कच। ठीक है, श्रीगुप्त और फिर कौन सा है दोस्तों? घटोत्कच। ठीक है, फिर है दोस्तों चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद आएगा दोस्तों समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बाद आएगा चंद्रगुप्त सेकेंड। ठीक है, इस चंद्रगुप्त सेकेंड को ही बोलते हैं दोस्तों विक्रमादित्य, महाराजा विक्रमादित्य। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा कि उज्जैन के प्रसिद्ध राजा थे राजा विक्रमादित्य। ठीक है, जो विक्रम वेताल सुना होगा ना आप लोगों ने, वही राजा है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगले जो हैं वो है कुमारगुप्त, फिर अगले हैं स्कंदगुप्त, और फिर अगले हैं दोस्तों भानुगुप्त। ठीक है, अगले कौन से हैं? भानुगुप्त। ठीक, उसके बाद अगले जो आखिरी हैं दोस्तों उनको बोलते हैं विष्णुगुप्त। ठीक है, तो ये विष्णुगुप्त आखिरी के राजा हैं किसके? गुप्त वंश। तो अपने को इतने राजा अपने को पढ़ना है। ठीक है, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकेंड या विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और विष्णुगुप्त। ठीक है, इस श्रीगुप्त और घटोत्कच को इन्होंने दोस्तों बात करते हैं महाराजा की उपाधि धारण की थी। ठीक है, किसकी उपाधि धारण कर दी? महाराजा। इसके बाद जितने भी राजा हैं उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, याद रखना, श्रीगुप्त और घटोत्कच जो है इन्होंने महाराजा की उपाधि धारण करी थी, और उसके बाद जितने भी राजा हुए उन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। तो एग्जाम में यह क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा गुप्त वंश का पहला शासक कौन सा है जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की? तो किसने की दोस्तों? चंद्रगुप्त फर्स्ट ने। ठीक है, क्लियर इतनी बात? चलिए बात करते हैं आगे की। ठीक, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, ये जो दोनों हैं ये कमजोर शासक थे, तो बलशाली शासक यहां से आए थे। क्लियर है इतनी बात? चलिए बात करते हैं आगे की दोस्तों। उसके बाद यहां से इसको मैं मिटा देता हूं, ये महाराज थे। ये जो तीनों हैं, ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट,
विष्णुगुप्त सॉरी समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड, ये तीनों जो मानते थे ये दोस्तों वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। किसके? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। परंतु इसके बाद कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त और विष्णुगुप्त, ये जितने लोग आए ये के शैव धर्म को मानते थे। ठीक है, मतलब शैव मत के अनुयायी थे, परंतु ये तीनों वैष्णव मत के अनुयायी थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो श्रीगुप्त जो है ये संस्थापक है। ठीक, घटोत्कच इंपॉर्टेंट नहीं है। अपन स्टार्ट कहाँ से करते हैं दोस्तों? चंद्रगुप्त फर्स्ट से। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट से ही अपने को पढ़ना है, क्योंकि चंद्रगुप्त फर्स्ट ऐसा राजा है जिसने बात करते हैं दोस्तों गुप्त वंश को एक नए सिरे से, नई तरीके से उसकी स्थापना करी थी, और पहला ऐसा राजा जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, तो सबसे पहला अपना शासक स्टार्ट करते हैं अपन दोस्तों चंद्रगुप्त फर्स्ट। ठीक है, चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट के बारे में आप लोगों को पता है कि वैष्णव मत का अनुयायी था, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक था। ठीक है, अब इसके बारे में और क्या मिलता है? तो इसने एक वंश गुप्त संवत स्टार्ट किया था। ठीक है, एक संवत स्टार्ट किया था, और उस संवत को बोलते हैं दोस्तों कौन सा? गुप्त संवत। ठीक है, कब किया था? तो 319 एडी में स्टार्ट किया था। ठीक है, मतलब 319 ईस्वी में इसने स्टार्ट किया था। क्यों किया था? राज्याभिषेक की याद में। ठीक है, जब इसका राज्याभिषेक हुआ था, मतलब ये राजगद्दी पर बैठा था, तो इसने एक नया संवत स्टार्ट किया था, और उस संवत को क्या बोलते हैं? गुप्त संवत। ठीक है, इतनी बात याद रखना। उसके बाद दोस्तों इसने कुछ सिक्के चलाए थे। ठीक है, इसने क्या चलाए थे दोस्तों? सिक्के चलाए थे, और वो चलाए थे दोस्तों राजा रानी प्रकार के। ठीक है, राजा रानी प्रकार के। ठीक है, कौन से? राजा रानी प्रकार के। राजा कौन था? ये चंद्रगुप्त फर्स्ट, परंतु रानी कौन थी? तो रानी का नाम था दोस्तों कुमार देवी। ठीक है, इससे बस इतनी याद रखना है अपने को बात कि चंद्रगुप्त फर्स्ट ने गुप्त संवत स्टार्ट किया था राज्याभिषेक की याद में, सिक्के चलाए थे राजा रानी प्रकार के, और रानी का नाम क्या था? कुमार देवी। ठीक है, चलिए बात कर चंद्रगुप्त फर्स्ट के बाद अगला जो शासक आता है दोस्तों वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और उसको बोलते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त। ठीक है, क्या बोलते हैं? समुद्रगुप्त। ठीक है, एक लेखक है हरिशेन, उसकी एक कविता है दोस्तों, बात करते हैं उस कविता में ये नायक है। ठीक है, याद लिख देता हूं मैं। एक लेखक है, लेखक का नाम है दोस्तों हरिशेन। ठीक है, हरिशेन ने दोस्तों बात करते हैं चंपू शैली में। ठीक है, चंपू शैली में ना आप लोग को हिंदी काव्य में बताया था कि गद्य प्लस पद्य का मिश्रण। ठीक है, तो हरिशेन ने चंपू शैली में काव्य लिखे हैं, और उस काव्य में दोस्तों बात करते हैं उसकी भाषा कौन सी है? तो उसकी भाषा है कौन सी? संस्कृत। ठीक है, उसमें दोस्तों समुद्रगुप्त की विजय का उल्लेख किया है। ठीक है, मतलब समुद्रगुप्त ने जितने भी युद्ध लड़े और जीते हैं, ठीक है, उनका हरिशेन ने अपनी पुस्तक में जिक्र किया है। ठीक है, याद रखना। तो याद क्या रखना है? एग्जाम में ये आता है कि हरिशेन किस राजा के दरबार में थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में थे। ठीक है, चलिए बात करते तो अब इसने साम्राज्य विस्तार किया। ठीक है, क्या किया इसने? साम्राज्य विस्तार किया। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, साम्राज्य विस्तार। तो साम्राज्य विस्तार के लिए इसने कुछ नीतियां चलाई, और वो नीतियां कौन सी है? तो सबसे पहला इसने अभियान किया दोस्तों उत्तर का अभियान। ठीक है, उत्तर का अभियान। ठीक है, उत्तर के अभियान में दोस्तों इसने जितने भी राज्य जीते, ठीक है, उसमें दोस्तों एक नीति चलाई। उस नीति को बोलते हैं प्रसबोध धारण की नीति। ठीक है, प्रसबोध धारण की नीति। ठीक है, प्रसबोध धारण मतलब जीते हुए राज्यों को अपने राज्य में मिला लेना। ठीक है, उत्तर के अभियान के बाद दोस्तों इसने कुछ किया दक्षिण का अभियान। ठीक है, कौन सा अभियान किया इसने? दक्षिण का अभियान। दक्षिण के अभियान में दोस्तों इसने क्या किया? इसने किया है ग्रहण मोक्ष परिषद। ठीक है, ग्रहण मोक्ष परिषद। ठीक है, और या ग्रहण मोक्ष एवं अनुग्रह की नीति। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति मतलब जितने भी राज्य हैं उनको जीतकर वापस उनके राज्यों को, जितने भी राजाओं से जीते थे उनके राज्य को वापस दे देना। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं दोस्तों अगला इसने अभियान किया था दोस्तों आठविक राज्यों के विरुद्ध। ठीक है, आठविक राज्यों के विरुद्ध। ठीक है, आठविक राज्यों के विरुद्ध इसने अभियान किया, बहुत सारे युद्ध भी जीते, और उसमें दोस्तों बात करते हैं इसने एक नई नीति अपनाई, उसको बोलते हैं परिचारिका कृत की नीति। ठीक है,
परिचारिकाकृत की नीति। परिचारिकाकृत की नीति मतलब अपना सेवक बना लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला जो है वो है सीमावर्ती राज्यों के विरुद्ध। सीमावर्ती राज्यों के विरुद्ध इसने अभियान किया और उस अभियान में दोस्तों बहुत सारे इसने युद्ध जीते और एक नई नीति चलाई, उसको बोलते हैं सर्व कर्म दामाज्ञा प्रकरण की नीति, ठीक है। सर्व कर दामाज्ञा प्रकरण की नीति मतलब बोलते हैं दोस्तों कर्म, सर्व कर्म आ गया मतलब कर लेने की नीति अपनाई, मतलब जितने भी सीमावर्ती राज्य हैं उनसे कर लिया इसने। उसके बाद अगली जो है विदेशी लोगों से इसके आक्रमण हुए, ठीक है, और विदेशी लोगों से आक्रमण इसने किए और उन राज्यों को जीते और उनके साथ एक नई नीति लाया, उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किए, ठीक है, और उसको बोलते हैं दोस्तों आत्म निवेदन कन्योपायन की नीति, ठीक है, आत्मनिवेदन कन्योपायन की नीति। तो ये 5 नीतियां इसने स्थापित की थी, किसने दोस्तों? समुद्रगुप्त ने, ठीक है। अपन पढ़ ही क्या रहे हैं? समुद्रगुप्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समुद्रगुप्त जो है दोस्तों इसने साम्राज्य विस्तार में एक उत्तर का अभियान किया। उत्तर के अभियान में दोस्तों इसने जो है 12 राज्य जीते और उसमें याद नहीं रखना कि कितने राज्य जीते, बस याद रखना कि उत्तर के अभियान में एक नीति अपनाई, प्रसवोध धारण की नीति, मतलब जितने भी राज्य हैं उनको जीत के अपने राज्य में मिला लिया। दक्षिण के राज्यों के विरुद्ध इसने नीति कौन सी चलाई? ग्रहण मोक्ष एवं अनुग्रह की नीति, मतलब जितने भी राज्य उनको जीत लिया और वापिस उनको लौटा दिया गया। आठविक राज्यों के विरुद्ध परिचारिकाकृत की नीति, मतलब अपना सेवक बना लेना। सीमावर्ती राज्यों के विरुद्ध कर्म सर्व कर्म दामाज्ञा प्रकरण की नीति, मतलब उनसे कर लेना, ठीक है। विदेशी राज्यों के विरुद्ध आत्मनिवेदन कन्योपायन की नीति, मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रहा है कंसेप्ट है, आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है, एग्जाम में आते हैं कि कौन से राज्यों के विरुद्ध कौन सी इसने नीति अपनाई थी, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे की, ठीक। ये समुद्रगुप्त के बारे में साम्राज्य विस्तार की बात हुई। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी कुछ लड़ाई भी हुई थी, ठीक है। तो इस लड़ाई में दोस्तों इसने लड़ाई जीतने के बाद इसने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन कराया, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ का आयोजन, अश्वमेध यज्ञ मतलब घोड़ों की बलि दी जाती है, अश्व मतलब घोड़े, ठीक है। घोड़ों की बलि दी जाती थी और घोड़ों की बलि दी जाती थी मतलब उस अश्वमेध यज्ञ में दोस्तों इसने 2 प्रकार के सिक्के चलाए थे, एक यूप प्रकार के, ठीक है, यूप प्रकार के सिक्के, और दूसरे कौन से चलाए थे दोस्तों इसने दूसरे चलाए थे व्याघ्र प्रकार के, ठीक है। एक यूप प्रकार के और दूसरे कौन से चलाए थे? व्याघ्र प्रकार के, ठीक है। यूप प्रकार में दोस्तों बात करते हैं, इसकी एक रानी का उल्लेख है और रानी का नाम है दोस्तों दत्त देवी, ठीक है। कौन सी रानी है? दत्त देवी। बस इतना से याद रखना कि यूप प्रकार के सिक्के और व्याघ्र प्रकार के सिक्के किसने चलाए? तो वो समुद्रगुप्त ने चलाए थे, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट था किससे दोस्तों? समुद्रगुप्त से। समुद्रगुप्त के दरबार में एक लेखक थे हरिसेन, हरिसेन ने इसकी विजयों का उल्लेख किया है, इसने अभियान किए, मैं पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। अश्वमेध यज्ञ कराया, क्यों? क्योंकि साम्राज्य के विस्तार के लिए यूप प्रकार के सिक्के और व्याघ्र प्रकार के सिक्के चलाए, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गया, अपना समुद्रगुप्त हो गया। अब बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त सेकेंड की, ठीक है, चंद्रगुप्त सेकेंड। और चंद्रगुप्त सेकेंड को ही दोस्तों बोलते हैं विक्रमादित्य, ठीक है। उज्जैन के बहुत प्रसिद्ध राजा हैं विक्रमादित्य। इनकी कुछ उपाधियां थी, उपाधियां कौन सी थी? एक तो थी दोस्तों देवर्षि, एक थी देव ऋषि, ठीक है। एक देवर्षि थी और एक कौन सी थी दोस्तों? देव ऋषि, ठीक है। क्लियर है इतनी बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य की कुछ उपाधि थी देवर्षि और देव ऋषि, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इन्होंने साम्राज्य का विस्तार किया, ठीक है, साम्राज्य का विस्तार किया। तो साम्राज्य विस्तार इन्होंने 2 प्रकार से किए, एक तो युद्ध लड़कर और एक वैवाहिक संबंध स्थापित कर। तो सबसे पहले अपन याद ही रख लेते हैं कि वैवाहिक संबंध स्थापित कौन कौन से किए? वैवाहिक संबंध, वैवाहिक संबंध जो है दोस्तों इन्होंने 3 राज्यों के लिए या 3 राज्यों के प्रति इन्होंने अपनाए। वो कौन कौन से हैं? तो एक है दोस्तों वाकाटक राज्य, दूसरा राज्य कौन सा है? तो दूसरा है दोस्तों नागवंश, और तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है कदम्ब वंश, ठीक है।
कदम वंश। क्लियर है इतनी बात? ठीक, चलिए, एक वाकाटक राज्य, एक नाग वंश और एक कदम वंश। ठीक है, नाग वंश की एक राजकुमारी है, उसका नाम है दोस्तों कुबेर नागा। ठीक है, नाग वंश की एक राजकुमारी है कुबेर नागा, और कुबेर नागा से किन्होंने विवाह किया? चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य ने। ठीक है, कदम्ब वंश में दोस्तों इनका एक बेटा था और उस बेटे का नाम था दोस्तों कुमार गुप्त। कुमार गुप्त का इन्होंने क्या करवाया दोस्तों? विवाह करवाया। ठीक है, क्या करवाया इन्होंने? विवाह करवाया। क्लियर है इतनी बात? वाकटक वंश में दोस्तों इनकी एक बेटी थी और इनकी बेटी का नाम है दोस्तों प्रभावती। प्रभावती का इन्होंने विवाह करवाया। ठीक है, क्या करवाया इन्होंने? विवाह करवाया। और विवाह किससे करवाया दोस्तों? बात करते हैं। ठीक है, तो विवाह इन्होंने करवाया दोस्तों रुद्रसेन सेकंड से। ठीक है, रुद्रसेन सेकंड कहाँ का राजा था? तो वो था दोस्तों शक वंश का। ठीक है, कहाँ का राजा था? शक वंश का। ठीक है, क्लियर इतनी बात? वाकटक वंश में अपनी बेटी प्रभावती, प्रभावती किनकी बेटी थी? एक तो कुबेर नागा क्योंकि इसकी पत्नी थी, और इसके पिता कौन थे? चंद्रगुप्त सेकंड। तो चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह करवाया किससे? रुद्रसेन सेकंड से। ठीक है, नागवंश की राजकुमारी कुमार नागा से इसने खुद ने विवाह किया, और कदम्ब वंश में दोस्तों अपने एक बेटे कुमारगुप्त का इन्होंने विवाह करवाया। तो तीन तरीके से इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे की। ये तो वैवाहिक संबंध हुए। अब अपन बात करते हैं दोस्तों युद्ध हुए थे। ठीक है, क्या हुए थे इनके? युद्ध। मतलब दोस्तों बात करते हैं साम्राज्य विस्तार दो तरीके से किया, एक वैवाहिक संबंध स्थापित करके और एक युद्ध करके। ठीक है, तो युद्ध किसके विरुद्ध हुआ? तो युद्ध हुआ दोस्तों शकों के विरुद्ध। शक वंश मैंने आप लोगों को विदेशी आक्रमण में पढ़ा दिया है। ठीक है, तो शक वंश में दोस्तों एक राजा था और उस राजा का नाम है दोस्तों रुद्रसेन थर्ड। ठीक है, रुद्रसेन थर्ड। और रुद्रसेन थर्ड से इनकी लड़ाई हुई और ये जीते गए। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? ठीक, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, इन्होंने उसके उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, चांदी के क्या चलाए दोस्तों? सिक्के चलाए। ठीक है, तो गुप्त वंश का पहला ऐसा राजा है जिसने चांदी के सिक्के चलाए, वो कौन है? चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य। कब चलाए? तो युद्ध हुआ था शकों के विरुद्ध, रुद्रसेन थर्ड से जीत गए और उस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए। ठीक है, तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए कि गुप्त काल का ऐसा कौन सा राजा है जिसने पहली बार चांदी के सिक्के चलाए, तो चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य। ठीक है, इस चंद्रगुप्त सेकंड में ही दोस्तों इस चंद्रगुप्त सेकंड ने कुछ विद्वानों को संरक्षण दिया था। ठीक है, विद्वानों को संरक्षण मतलब कुछ विद्वान इसके दरबार में रहते थे। ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अकबर मुगल वंश में जो है उसके दरबार में नवरत्न रहते थे, ऐसे ही इनके दरबार में भी दोस्तों नवरत्न रहते थे, मतलब 9 लोग रहते थे। उनकी अलग अलग उपाधियां थी जो उनके राज्य को सुशोभित करते थे या उसकी शोभा बढ़ाते थे। इंपॉर्टेंट बता देता हूं आप लोगों को। एक तो थे दोस्तों कालिदास। ठीक है, एक थे दोस्तों धनवंतरी, धनवंतरी थे दोस्तों चिकित्सक। ठीक है, तीसरे कौन थे? बेताल भट्ट। आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक नाटक देखी होगी विक्रम बेताल। ठीक है, वही बेताल भट्ट है। ठीक है, क्लियर अपनी बात? एक है दोस्तों वराह मिहिर। ठीक है, एक है दोस्तों अमर कोश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इतने याद रखना आप लोगों को, यहां से क्वेश्चन आ भी चुका है। यहां से क्वेश्चन आता है दोस्तों एक कालिदास से और एक धनवंतरी से और एक वराहमिहिर से। ठीक है, तो कालिदास किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त सेकंड के। धनवंतरी चंद्रगुप्त सेकंड के, वराहमिहिर चंद्रगुप्त सेकंड के। ठीक है, कालिदास से कुछ नई नई चीजें जुड़ के आती है, सबसे पहले उसको बता देता हूं। अपन कालिदास को पढ़ते हैं। ठीक है, तो कालिदास ने दोस्तों कुछ महाकाव्य लिखा है, कुछ उनने लिखे हैं खंड काव्य और कुछ लिखे हैं दोस्तों उन्होंने नाटक। ठीक है, ये महाकाव्य, खंड काव्य और नाटक क्या होते हैं ये मैं आप लोगों को हिंदी के लेक्चर में काव्य में पढ़ा चुका हूं अच्छे से डीप में। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो वीडियो देख लेना। ठीक है, फिर भी बता देता हूं। महाकाव्य में दोस्तों किसी व्यक्ति के जीवन से मरण तक का चित्रण रहता है। खंड काव्य में दोस्तों महाकाव्य में से कोई सी भी घटना निकाल ले तो खंड काव्य निकलता है, और नाटक तो आप लोग समझते हो। ठीक है, तो दोस्तों इनके 3 महाकाव्य हैं। ठीक है, किनके? कालिदास के। ठीक है, सबसे पहला मैं आप लोगों को बता देता हूं दोस्तों, सबसे पहला है अभिज्ञान शाकुंतलम, दूसरा है दोस्तों विक्रमोर्वशीयम। ठीक है, और तीसरा है दोस्तों मालवी काग्नि मित्रम। ठीक है, मालवी काग्नि मित्रम। ठीक है,
पहला महाकाव्य कौन सा है? अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। इनकी पहली ही रचना है दोस्तों कौन सी? अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। एक है विक्रमोर्वशीयम और एक है मालविकाग्निमित्रम। मैंने आप लोगों को बताया था दोस्तों मालविकाग्निमित्रम कहाँ आया था? शुंग वंश में। शुंग वंश का एक राजा था अग्निमित्र, ठीक है। और अग्निमित्र इस मालविकाग्निमित्रम का नायक है, मतलब हीरो है, ठीक है। इसी के बारे में वो लिखी गई है। खंड काव्य इनके दोस्तों दो थे, ठीक है। कितने खंड काव्य थे? दो। वो कौन कौन से थे? देखिए, एक है कुमार संभवम, एक कौन सा दोस्तों? कुमार संभवम, और एक है रघुवंशम, ठीक है। एक कुमार संभवम और एक रघुवंशम, ठीक है। दो ही नाटक है इनके, एक है मेघदूत और एक ऋतु सना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे जितने मैंने आप लोगों को पढ़ाए याद रखना, ठीक है। महाकाव्य में 3 याद रखना है, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम और मालविकाग्निमित्रम। खंड काव्य में 2 याद रखना है, कुमार संभवम और रघुवंशम, ठीक है। नाटक में 2 याद रखना है, मेघदूत और ऋतु संहार, ठीक है। ये कालिदास से आप लोगों को बिल्कुल याद रखना है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। ये चंद्रगुप्त सेकंड ने विद्वानों को संरक्षण दिया, नवरत्न इनके दरबार में रहते थे, ठीक है। अब दोस्तों इन्होंने कुछ सिक्के चलाए, ठीक है। क्या चलाए दोस्तों? सिक्के चलाए। किसने? चंद्रगुप्त सेकंड ने सिक्के चलाए, ठीक है। उस सिक्कों को बोलते हैं दोस्तों दीनार, ठीक है। सिक्के का नाम क्या था? दीनार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि दीनार सिक्के किसने चलाए थे? तो चंद्रगुप्त सेकंड ने। दीनार किसके सिक्के हुआ करते थे? तो दीनार होते थे दोस्तों सोने के सिक्के। ये होते थे दोस्तों कम शुद्धता वाले, ठीक है, कम शुद्धता वाले। तो याद रखना, एग्जाम में परीक्षा में पूछा जाए कि सर्वाधिक कम शुद्धता के सोने के सिक्के किसने चलाए? तो चंद्रगुप्त सेकंड। सर्वाधिक कम शुद्धतम सोने के सिक्के किसने चलाए हैं? तो दोस्तों किसने चलाए? चंद्रगुप्त सेकंड ने, ठीक है। सिक्के का नाम क्या है? दीनार। क्लियर है इतनी बात? चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे की, ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड से मैंने आप लोगों को जितना इंपॉर्टेंट था मैंने आप लोगों के पूरे बता दिए हैं। अब अगला जो शासक आता है दोस्तों, इनके बाद आता है दोस्तों कुमार, माफ कीजिएगा, कुमार गुप्त, ठीक है। कुमार गुप्त किनके बेटे थे? कुमार गुप्त थे चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के। कुमार गुप्त का इन्होंने विवाह करवाया था कदम्ब वंश में, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये बता चुका हूं, ठीक है। कुमार गुप्त ने एक उपाधि धारण करी थी, ठीक है। इसको बोलते हैं दोस्तों, उनकी जो उपाधि थी वो है दोस्तों महेंद्रादित्य, ठीक है। उपाधि कौन सी थी दोस्तों? महेंद्रादित्य। क्लियर है इतनी बात? चलिए बात करते हैं। इनके दरबार में या इनके शासन में एक अभिलेख लिखा गया था और उस अभिलेख का नाम था दोस्तों मंदसौर का अभिलेख, ठीक है। कौन सा अभिलेख था? मंदसौर का अभिलेख, ठीक है। मंदसौर का अभिलेख क्या बोलता है? मंदसौर का अभिलेख ये बोलता है दोस्तों कि रेशम व्यापारियों का पलायन, ठीक है। मतलब जो रेशम के व्यापारी थे, रेशम कहां से आया होता था? चीन से, ठीक है। और उस रेशम का नाम क्या था? चीन पट्ट, ठीक है। तो वो व्यापारी जो थे वो दोस्तों इनका मतभेद हो गया था, तो वो पलायन कर गए थे, मतलब वहां से भाग गए थे। मतलब ये बोल सकते हैं दोस्तों कि रेशम मार्ग पर गुप्त काल में इन लोगों का शासन नहीं रहा, ठीक है। तो मंदसौर का अभिलेख याद रखना, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मंदसौर का अभिलेख किससे संबंध है? तो कुमार गुप्त से। क्या बोलता है? तो रेशम व्यापारियों का पलायन का साक्ष्य है ना। क्लियर है इतनी बात? चल बात करते, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद है, ये ध्यान माफ कीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि मंदसौर का अभिलेख किससे रिलेटेड है? कुमार गुप्त से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों। इस कुमार गुप्त ने ही दोस्तों एक नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करी, कहां पे करी है? तो बिहार में, ठीक है। किन लोगों के लिए? तो बौद्ध लोगों के लिए, ठीक है। बौद्ध लोगों के लिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये भी परीक्षा में पूछा जाए कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी है? तो कुमार गुप्त ने। क्लियर है इतनी बात? चलिए बात करते हैं दोस्तों। कुमार गुप्त के बाद दोस्तों अगले जो शासक आए उन शासक का नाम है दोस्तों स्कंद गुप्त, ठीक है। स्कंद गुप्त से अपने को 2 चीजें याद रखना है, ठीक है, कि इनकी एक उपाधि थी, इनकी उपाधि का नाम था दोस्तों सक्रादित्य, ठीक है। उपाधि कौन सी थी? सक्रादित्य, ठीक है। इनके काल में ही दोस्तों बात करते हैं, एक अभिलेख लिखा गया था, ठीक है, अभिलेख। और उस अभिलेख को बोलते हैं दोस्तों भीतरी का अभिलेख, ठीक है, भीतरी का अभिलेख।
भीतरी का अभिलेख क्या बोलता है, ये बोलता है दोस्तों कि हूणों का आक्रमण। ठीक है, हूण कहां से आए थे, कौन लोग थे, तो ये दोस्तों हूण आए थे मध्य एशिया से। ठीक है, कजाकिस्तान, तिर्किस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ताजिकिस्तान ये वगैरह। ठीक है, तो ये दोस्तों कहां से आए थे, मध्य एशिया से। कुछ हूणों के नाम बता देता हूं मैं आपको, तोरणमाल और एक थे दोस्तों मिहिर। ठीक है, ये हूण आए थे कहां पे दोस्तों, ये आए थे गुप्त वंश में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है। पढ़ क्या रहे हैं, स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त की उपाधि क्या है, सक्रादित्य। अभिलेख कौन सा है, भीतरी का अभिलेख। ठीक है, हूणों का आक्रमण हुआ है। हूण कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। और हालांकि इन्होंने हूणों को हरा दिया था। ठीक है, परंतु याद रखना कि हूण कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से। और हूणों के नाम तोरणमाल और मिहिर है ना, बस ये याद रखें। या मिहिर कुल भी बोलते हैं उसे ना, कि भीतरी का अभिलेख किससे संबंध है, तो स्कंदगुप्त से। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कुमारगुप्त बता दिया, स्कंदगुप्त बता दिया। अब बात करता हूं दोस्तों भानुगुप्त की। ठीक है, अब बात करते हैं अपन किसकी, भानुगुप्त की। ठीक है, भानुगुप्त से एक और अभिलेख है दोस्तों, उस अभिलेख को बोलते हैं एरण का अभिलेख। ठीक है, एरण का अभिलेख। ठीक है, एरण का अभिलेख क्या बोलता है दोस्तों, यहां से मिलते हैं सती प्रथा के साक्ष्य। सती प्रथा के साक्ष्य मतलब बात करते हैं दोस्तों, सती प्रथा के साक्ष्य मतलब जिसका पति मर जाते हैं, जो दूसरा विवाह नहीं करती है, या मतलब बात करते हैं कि जो लेडीज मतलब उन अगर वो विधवा हो जाए तो वो अपने पति के साथ, उनके मरने के साथ वो भी मतलब मर जाती थी। ठीक है, उसे बोलते हैं सती प्रथा। ठीक है, तो भानुगुप्त के समय एरण का अभिलेख आया। एरण का है, विदिशा है ना, एरण का अभिलेख आया, उससे क्या बोलते हैं, सती प्रथा के साक्ष्य। इनका एक दोस्त था दोस्तों, उस दोस्त का नाम है गोपराज। गोपराज की लड़ाई हुई किन लोगों से, हूण लोगों से। हूणों से लड़ाई हुई किसकी, गोपराज की। गोपराज दोस्त किसका था, भानुगुप्त का। और गोपराज जो है दोस्तों उसमें मर गए थे, तो गोपराज की पत्नी भी खुद क्या हो गई थी दोस्तों, सती हो गई थी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को दोस्तों ये गुप्त काल के पूरे शासक बताए, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त फर्स्ट, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, भानुगुप्त। और उसके बाद दोस्तों एक अगला शासक आता है, उस अगले शासक को बोलते हैं दोस्तों विष्णुगुप्त। जो विष्णुगुप्त है ये गुप्त वंश का आखिरी शासक था। ठीक है, चलिए बात करते हैं। ये तो शासक मैंने आप लोगों को बताया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद दोस्तों आता है इनका प्रशासन। ठीक है, प्रशासन कैसा था, तो सबसे छोटी इकाई कौन सी थी दोस्तों, ग्राम। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, ग्राम। ग्राम के बाद अगली इकाई कौन सी थी, विश। और विश को क्या बोला जाता था दोस्तों, जिला। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगली जो इकाई थी उसको बोलते थे प्रांत, और प्रांत को बोलते थे दोस्तों भुक्ति। ठीक है, प्रांत का याद रखना कि गुप्त काल में प्रांत को क्या कहा जाता था, तो भुक्ति। और उसके बाद अगली बड़ी इकाई कौन सी होती थी दोस्तों, केंद्र होती थी। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, इस सारी की सारी इकाई में कुछ न्याय करता थे, फौजदारी और दीवानी मामले थे, इंपॉर्टेंट नहीं है, अपने को बिल्कुल याद नहीं रखना है। ठीक है, चलो प्रशासन बता दिया। उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को बताता हूं कि राजस्व प्रशासन। ठीक है, राजस्व प्रशासन। ठीक है, राजस्व प्रशासन मतलब कुछ कर, कर मतलब टैक्स। ठीक है, तो पहला एक कर था दोस्तों हिरण्य। ठीक है, दूसरा था दोस्तों सीता। ठीक है, एक था दोस्तों हिरण्य, एक था सीता, एक था दोस्तों विष्ठि। ठीक है, एक था दोस्तों भोग। ठीक है, और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं दोस्तों, एक और था दोस्तों बलि। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये भी याद नहीं रखना, ये भी याद नहीं रखना, ये भी याद। हिरण्य क्या था ये याद रख, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, जो हिरण्य कर था दोस्तों ये जमीन के बदले दिया जाता था। सीता कर ये भी जमीन के बदले दिया जाता था। और ये कर लेने के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति करती थी, उसे बोलते थे सीताध्यक्ष। ठीक है, विष्टि जो है ये बेरोजगार वाला कर था। बलि आप लोगों को बताइए कि जमीन वगैरह सब पे लिया जाता था। एक नया कर आया था दोस्तों भोग। ठीक है, भोग मतलब दोस्तों कि जनता के द्वारा राजा को कुछ उपहार भेंट किए जाते थे, उसे ही नया कर बोलते थे, भोग। ठीक है, तो ये हिरण्य, सीता, विष्टि और बलि ये चारों के चारों मौर्य काल में थे, परंतु मौर्योत्तर काल के बाद दोस्तों बात करते हैं गुप्त काल में एक नया कर है, उसको क्या बोलते हैं, भोग। तो ये एग्जाम में आ चुका है कि भोग कर किस काल में आया था, तो ये गुप्त काल में आया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे की। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इनके सामाजिक जीवन की। ठीक है, मैं बात करता हूं इनके सामाजिक जीवन की। ठीक है,
सामाजिक जीवन में इनका दोस्तों स्वरूप कैसा था, सबसे पहले तो इसकी बात करते हैं। तो स्वरूप था इनका पितृसत्तात्मक, ठीक है, पितृसत्तात्मक मतलब पुरुषों को ज्यादा प्रधानता दी जाती थी। मैंने आप लोगों को बताया कि सातवाहन वंश में दोस्तों स्वरूप कैसा था, मात्र सत्तात्मक, परंतु इसके आते आते कैसा हुआ था, पितृसत्तात्मक। महिला दशा कैसी थी, तो महिला दशा अच्छी थी, महिलाओं को पढ़ाई का अधिकार बिल्कुल था, ठीक है, क्लियर है इतनी बात। खान पान कैसा था, तो खान पान दोस्तों वर्तमान के जैसा था, मतलब बात करते हैं कि वेज प्लस नॉन वेज, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं वर्ण व्यवस्था, तो वर्ण व्यवस्था थी दोस्तों चतुर्वर्ण व्यवस्था, या 4 भागों में बटी हुई थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ठीक है। चलिए बात, ये सामाजिक जीवन हुआ इनका। अब मैं बात करता हूं दोस्तों इनके आर्थिक जीवन की, ठीक है, आर्थिक जीवन की, ठीक है। आर्थिक जीवन में दोस्तों 2-3 बातें निकल के आती है, ठीक है। पहला तो दोस्तों रोम का पतन। रोम मतलब दोस्तों वहां से रेशम मार्ग आता था या रेशम आता था, ठीक है। तो रेशम मार्ग जो है दोस्तों उसका क्या हो गया था, रेशम मार्ग का पतन हो गया था, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया था कि दोस्तों कुमार गुप्त के समय एक अभिलेख आया था, मंदसौर का अभिलेख। मंदसौर के अभिलेख से यह पता चलता है कि रेशम व्यापारियों के पलायन का साक्ष्य, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक अभिलेख मिलता है मंदसौर का अभिलेख, अभी बताया मैंने आप लोगों को, रेशम व्यापारियों के पलायन का साक्ष्य, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कोड़ियों का प्रचलन था, ठीक है, काय का, कोड़ियों का प्रचलन हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद अगली में बात करूं दोस्तों, ठीक है, तो अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। किसके, अशुद्ध सोने के सिक्के चलाए। तो याद रखना कि सबसे ज्यादा अशुद्ध सोने के सिक्के गुप्त काल में ही चलाए थे, और सबसे ज्यादा किसने चलाए थे, तो बात करते हैं दोस्तों चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य ने। क्लियर है इतनी बात। चलिए बात करते हैं आगे की दोस्तों, है ना। चलिए उसके बाद मैं आप लोगों को इनका बता देता हूं, सामाजिक जीवन बता दिया। अब बात करते हैं दोस्तों आर्थिक जीवन की। आर्थिक जीवन में पहला पॉइंट यह निकल के आता है कि पशुपालन। तो पशुपालन जो था बिल्कुल हुआ करता था। दूसरी बात करूं दोस्तों तो कृषि, ठीक है। कृषि में दोस्तों बात करते हैं जो भूमि है, भूमि को 2 भागों में बटा गया था, ठीक है। भूमि को कितने भागों में बांटा गया था दोस्तों, 2 भागों में। एक थी दान वाली भूमि और एक थी दोस्तों राज्य की भूमि, ठीक है। एक दान वाली भूमि और एक कौन सी थी, राज्य वाली भूमि, ठीक है। दान वाली भूमि भी दोस्तों 2 तरह की थी, एक थी प्राकृतिक और एक थी दोस्तों कृत्रिम, ठीक है। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति द्वारा दत्त है, और कृत्रिम मतलब जो उबड़ खाबड़ जमीन को अच्छे से इन लोगों ने बनाए। और एक थी दोस्तों कौन सी, राज्य की भूमि, ठीक है। तो 3 तरीके की भूमि, यहाँ तो 2 तरह की भूमि थी, दान वाली और राज्य की भूमि। दान वाली फिर 2 तरह की, एक प्राकृतिक और एक कौन सी है दोस्तों, कृत्रिम। जो दान वाली भूमि थी दोस्तों इसको बोलते हैं दोस्तों अग्रहार भूमि, ठीक है। कौन सी भूमि बोलते हैं, अग्रहार भूमि, ठीक है। इससे बस और याद रखना है कि दोस्तों बात करते हैं एक घंटी नुमा, ठीक है, मतलब एक रहटी, ठीक है। या मैं लिख देता हूं आप लोगों को कि सिंचाई के लिए एक युक्ति हुआ करती थी, एक पद्धति हुआ करती थी, और उसको बोलते हैं दोस्तों रहटी। रहटी कैसी थी, घंटी नुमा एक यंत्र हुआ करता था। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो सिंचाई दोस्तों किससे हुआ करती थी, रहटी से हुआ करती थी, ठीक है। रहटी क्या हुआ करती थी, तो एक घंटी नुमा एक पद्धति हुआ करती थी, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो आर्थिक जीवन में आप लोगों को बताया कि पशुपालन, उसके बाद कृषि। कृषि में भूमि जो है 2 तरीके की थी, एक दान वाली और एक राज्य की भूमि। दान वाली को क्या बोलते हैं, अग्रहार भूमि। दान वाली फिर 2 तरीके की थी, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम, ठीक है। सिंचाई किससे होती थी, रहटी। यहां तक कुछ नहीं आएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट यहां से है, ठीक है, कि सिंचाई का साधन क्या था, तो रहटी था, ठीक है। ये बात याद रखना। अब तीसरा पॉइंट आता है दोस्तों, पशुपालन बता दिया, कृषि बता दिया, ठीक है। आर्थिक जीवन में तीसरा जो पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों उद्योग। तो उद्योग आप लोगों को पता है कि शिल्प उद्योग वगैरह सारे के सारे उद्योग हुआ करते थे, ठीक है। अब मैं डायरेक्ट चलता हूं दोस्तों वाणिज्य व्यापार में, ठीक है। वाणिज्य व्यापार में, ठीक है। वाणिज्य व्यापार में कुछ याद नहीं रखना है, इनका वाणिज्य व्यापार किसके साथ चलता था, एक रोम के साथ, एक पश्चिम एशिया के साथ, और एक किसके साथ चलता था दोस्तों, मध्य एशिया के साथ। क्योंकि मध्य एशिया से कौन आ गए थे, हूण आ गए थे, ठीक है। रोम से दोस्तों क्या लेते थे, ये रेशम लेते थे, ठीक है। तो वाणिज्य व्यापार इनके साथ चलता था। एक सिक्का चलता था, और उस सिक्के का नाम कौन क्या था दोस्तों, दीनार नामक सिक्का था, ठीक है। बस ये याद रखना, ठीक है।
तो वाणिज्य व्यापार में दोस्तों एक दीनार नाम का सिक्का था। बंदरगाह जो थे दोस्तों, बंदरगाह आप लोगों को पता है कि भड़ोच या बेरीनागा, ठीक है, गुजरात में है, ठीक है। उसके बाद एक ताम्रलिप्ति बंदरगाह कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो ये थे दोस्तों बंदरगाह, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं आगे की, एक और अभिलेख है, ठीक है। मैं बात करता हूं, एक अभिलेख बता देता हूं मैं आप लोगों को। अभिलेख है दोस्तों उदयगिरी का अभिलेख, ठीक है, उदयगिरी का अभिलेख। उदयगिरी का अभिलेख दोस्तों ये किसने लिखा है, तो वीरसेन ने लिखा है, ठीक है। वीरसेन कौन है, तो वीरसेन दोस्तों विक्रमादित्य के मंत्री। विक्रमादित्य कौन थे, चंद्रगुप्त सेकंड, मैंने आप लोगों को बताया ना वो, ठीक है। तो विष्णु के वराह अवतार, ठीक है, विष्णु भगवान का कौन सा अवतार दोस्तों, वराह अवतार का उल्लेख मिलता है किसमें, उदयगिरी का अभिलेख में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ठीक है। उदयगिरी का अभिलेख जो है दोस्तों वीरसेन के द्वारा लिखा गया है। विक्रमादित्य के मंत्री थे और उसमें विष्णु भगवान के वराह अवतार का वर्णन मिलता है, ठीक है। क्लियर इतनी बात। चलिए बात करते हैं दोस्तों आगे की। मैंने आप लोगों को बताया दोस्तों कि विष्णु भगवान के वराह अवतार का उल्लेख कहाँ से मिलता है, उदयगिरी का अभिलेख किसने लिखा, वीरसेन। वीरसेन किसके मंत्री थे, विक्रमादित्य के मंत्री थे या चंद्रगुप्त सेकंड के मंत्री थे, ठीक है। अब मैं बता देता हूं दोस्तों आप लोगों को इस समय के कुछ मंदिर बता देता हूं, ठीक है। कुछ मंदिर कौन सा है दोस्तों, पहला मंदिर है दोस्तों भीतर गांव का मंदिर, ठीक है। भीतर गांव का मंदिर कहाँ है, यूपी में, ठीक है। भीतर गांव का मंदिर कहाँ है दोस्तों, यूपी में, ठीक है। और इसकी खासियत कहाँ है, क्या है, तो यह है दोस्तों ईंट से निर्मित भारत का पहला मंदिर, ठीक है। ईंट से निर्मित भारत का पहला मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि भीतर गांव का मंदिर कहाँ है दोस्तों, यूपी में, और ईंटों से निर्मित पहला मंदिर है, ठीक है। आगे है दोस्तों एक भूमरा का मंदिर। भूमरा का मंदिर ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक है नचना कुठार का मंदिर। ये एग्जाम में डायरेक्ट आता है कि नचना कुठार का मंदिर किस वंश से संबंध रखता है, तो दोस्तों किससे, गुप्त वंश से संबंध रखता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और आता है देवगढ़ का मंदिर, ठीक है। देवगढ़ का मंदिर, ठीक है। देवगढ़ का मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो ये भी कहाँ है दोस्तों, यूपी में, ठीक है। देवगढ़ का मंदिर कहाँ है, यूपी में। याद रखना है कि भीतर गांव का मंदिर कहाँ है, यूपी में, ईंटों से निर्मित पहला मंदिर। भूमरा का मंदिर, नचना कुठार का मंदिर और देवगढ़ का मंदिर, ठीक है। देवगढ़ के मंदिर की खासियत क्या है दोस्तों, तो यह है शिखर युक्त भारत का पहला मंदिर, ठीक है। शिखर युक्त भारत का पहला मंदिर। तो यहाँ एक दो इनसे याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि भीतर गांव का मंदिर कहाँ है, यूपी में, और ईंट से निर्मित भारत का पहला मंदिर है, भीतर गांव का मंदिर है ना, याद रखना है, बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, ठीक है। किसको समर्पित है, विष्णु भगवान को समर्पित है। देवगढ़ का मंदिर भी कहाँ है, ललितपुर यूपी में है, और ये शिखर युक्त पहला मंदिर में, मतलब पहला ऐसा मंदिर है जिसपे क्या बनाया गया था दोस्तों, शिखर बनाया गया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे की। अब इसी काल में, गुप्त काल में दोस्तों कुछ सट दर्शन आए थे, सट दर्शन आए थे, ठीक है। वो सट दर्शन कौन कौन सा आए थे उनको बता देता हूं। एक तो आया था दोस्तों सांख्य, ठीक है, और सांख्य के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, तो सांख्य के प्रवर्तक है दोस्तों कपिल मुनि, ठीक है, कपिल मुनि। क्लियर है इतनी बात। कपिल मुनि का दोस्तों बात करते हैं, इनकी किताब का प्रभाव जो है नागार्जुन पर भी पड़ा था, बौद्ध धर्म के गुरु हैं। एक दोस्तों एक और व्यक्ति पर पड़ा था, उनको बोलते हैं शंकराचार्य, ठीक है, और शंकराचार्य को ही बोलते हैं दोस्तों प्रछन्न बुद्ध, ठीक है, प्रछन्न बुद्ध। मतलब शंकराचार्य पर कपिल मुनि की वस्तु का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो एक है दोस्तों सांख्य दर्शन, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, कपिल मुनि, ठीक है। एक है दोस्तों न्याय के, ठीक है, न्याय के प्रवर्तक कौन है, महर्षि गौतम, ठीक है। क्लियर है इतनी। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, न्याय के कौन है दोस्तों, गौतम, ठीक है। एक है दोस्तों योग, योग के कौन है, पतंजलि, ठीक है, महर्षि पतंजलि। बाबा रामदेव नहीं है, नहीं, बाबा रामदेव जो है पतंजलि प्रोडक्ट चलाते हैं, पतंजलि की कंपनी चलाते हैं, ठीक है, तो वो भी योग से रिलेटेड है। तो बात करते हैं दोस्तों, वो भी प्रभावित किससे हुए हैं, पतंजलि से ही प्रभावित हुए, है ना। पतंजलि कोई कंपनी तो है, परंतु पतंजलि आया कहां से,
योग का प्रवर्तक ही दोस्तों पतंजलि है, मतलब पतंजलि एक आदमी हुआ करते थे पहले, ठीक है। क्लियर है। सांख्य दर्शन बता दिए, न्याय दर्शन बता दिए, योग दर्शन बता दिए, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों वैशेषिक दर्शन, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के दोस्तों बात करते हैं, उसके प्रवर्तक है उलूक कणाद, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन है? उलूक कणाद। उलूक कणाद ने दोस्तों अणु प्लस परमाणु का सिद्धांत दिया था, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला जो है इसको बोलते हैं पूर्व मीमांसा, ठीक है। एक अगला दर्शन कौन सा है? पूर्व मीमांसा, ठीक है। प्रवर्तक कौन है दोस्तों? जैमिनी, ठीक है। और एक अगला सठ दर्शन में आता है दोस्तों उत्तर मीमांसा, ठीक है। एक कौन सा है? उत्तर मीमांसा, ठीक है। और उसके प्रवर्तक है दोस्तों बोधरायण, बोधरायण, ठीक है। क्लियर इतनी बात। तो गुप्त काल में ही दोस्तों कुछ सठ दर्शन आए थे, और सठ दर्शन कौन कौन से थे? एक सांख्य था, उसके प्रवर्तक कौन है? कपिल मुनि, ठीक है। उसके बाद न्याय के कौन है दोस्तों? महर्षि गौतम, ठीक है। योग के कौन है? पतंजलि। क्लियर इतनी बात। वैशेषिक दर्शन के उलूक कणाद, जिसने अणु प्लस परमाणु का सिद्धांत दिया था। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, और उत्तर मीमांसा के दोस्तों कौन है? उत्तर मीमांसा के बोधरायण। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब इसी गुप्त काल में दोस्तों कुछ विद्वान हुआ करते थे, और उन्हें आज के जमाने में दोस्तों बोलते हैं दोस्तों वैज्ञानिक, ठीक है। तो उनकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्ट इसी काल में हुआ करते थे। आर्यभट्ट ने दोस्तों आर्यभट्टियम, ठीक है, आर्यभट्टियम का सिद्धांत दिया, ठीक है। आर्यभट्टियम का क्या दिया इन्होंने? सिद्धांत दिया। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। और कुछ किताबें लिखी। सबसे पहली चीज तो इन्होंने दो दोस्तों दशमलव प्रणाली, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। कौन सी? दशमलव प्रणाली। किन्होंने दी है? आर्यभट्ट ने, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरी चीज दी इसने पृथ्वी का घूर्णन, ठीक है। क्या दिया है? पृथ्वी का घूर्णन। एक दशमलव प्रणाली किसने दी है? आर्यभट्ट ने। पृथ्वी का घूर्णन भी किसने दिया है दोस्तों? आर्यभट्ट ने। उसके बाद दोस्तों इन्होंने दिया है ग्रहण का सिद्धांत, ठीक है। तो ये तीनों चीजें किसने दी है? तो ये तीनों चीजें किसने दी है? आर्यभट्ट ने, आर्यभट्टियम के सिद्धांत में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आर्यभट्ट ने क्या क्या दिया है? दशमलव प्रणाली, पृथ्वी का घूर्णन और ग्रहण का सिद्धांत, ठीक है। किसने? आर्यभट्ट ने। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। आर्यभट्ट के बाद दोस्तों अगले जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम है दोस्तों वराहमिहिर, ठीक है। आर्यभट्ट के बाद अगले जो व्यक्ति आते हैं उनका नाम है वराहमिहिर। वराहमिहिर जो है दोस्तों ये खगोल वैज्ञानिक थे, ठीक है। खगोल वैज्ञानिक थे, ठीक है। वराहमिहिर क्या थे दोस्तों? खगोल वैज्ञानिक थे। इन्होंने कुछ किताबें लिखी है। उन किताबों में पहली किताब है दोस्तों लघु जातक। लघु जातक इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है। दूसरी है वृहद जातक, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। और जो तीसरी किताब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उस तीसरी किताब को बोलते हैं दोस्तों वृहद संहिता, ठीक है। वृहद संहिता वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। याद रखना कि वृहद संहिता किसने दी है? तो वराहमिहिर ने। वराहमिहिर किससे रिलेटेड है? तो खगोल से रिलेटेड है, मतलब खगोल ये वैज्ञानिक हुआ करते थे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला जो है एक और साइंटिस्ट थे, उनका नाम, विद्वान का नाम है दोस्तों भास्कर फर्स्ट, ठीक है। क्या नाम है? भास्कर फर्स्ट, ठीक है। भास्कर फर्स्ट की कुछ किताब है। पहला तो है दोस्तों महाभास्कराचार्य, ठीक है। पहली किताब कौन सी है? महाभास्कराचार्य, ठीक है। उसके बाद दोस्तों दूसरी है लघु भाष्य, या इसे बोलते हैं महाभाष्य, और एक है दोस्तों लघु भाष्य, ठीक है। भास्कर फर्स्ट की पहली किताब कौन सी है? महाभाष्य, और एक कौन सी है दोस्तों? लघु भाष्य, और एक है दोस्तों भाष्य। क्लियर है इतनी बात। तो भास्कर फर्स्ट की तीन किताब याद रखना, महाभाष्य, लघु भाष्य और भाष्य, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक और व्यक्ति आए थे, और अगले व्यक्ति का नाम है दोस्तों ब्रह्मगुप्त, ठीक है। ब्रह्मगुप्त की एक किताब है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन सी है दोस्तों? उन्होंने दिए हैं दोस्तों गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत मतलब दोस्तों ये ब्रह्मगुप्त जो थे ये गणितज्ञ हुआ करते थे, ठीक है। गणित के ज्ञाता हुआ करते थे। तो याद रखना है, बहुत सारे स्टूडेंट को
जो है कंफ्यूज होता है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया। तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत आर्यभट्ट ने बिल्कुल नहीं दिया। आर्यभट्ट ने ये दोस्तों 3 चीजें दी थी। एक तो पृथ्वी का घूर्णन दिया था, ठीक है, क्लियर इतनी बात, पृथ्वी के, और उसके बाद ग्रहण का सिद्धांत दिया था, और एक मतलब दशमलव प्रणाली दी थी। परंतु आर्यभट्ट ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बिल्कुल नहीं दिया है। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया दोस्तों? ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त क्या थे दोस्तों? एक गणितज्ञ हुआ करते थे। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो याद रखना है ब्रह्मगुप्त एक गणितज्ञ थे और उन्होंने क्या दिया दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण का क्या दिया? सिद्धांत। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के गुप्त काल इतना डिटेल में पढ़ा दिया कि किसी भी दुनिया की कोई सी भी एग्जाम हो, आप लोगों का एक नंबर बिल्कुल इसमें से नहीं कटना है, पूरे के पूरे नंबर आप लोगों को आने हैं। ठीक है, ये पढ़ने के बाद दोस्तों कोई सी भी किताब लगाइए, आप उसमें से क्वेश्चन लगाइए। अगर आप लोग कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे को कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो गुप्त काल अपना पूरा का पूरा खत्म हुआ, और इस गुप्त काल के बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे गुप्तोत्तर काल। गुप्तोत्तर काल मतलब गुप्त काल के बाद, और उस गुप्तोत्तर काल को ही, इसके बाद क्या पढ़ना है दोस्तों अपनों को? गुप्तोत्तर काल। और उस गुप्तोत्तर काल को ही बोलते हैं दोस्तों हर्षवर्धन का काल। ठीक है, आप लोगों ने एक चीनी यात्री का नाम सुना, हेनसांग। ठीक है, और हेनसांग किसके काल में आया था दोस्तों? माफ कीजिएगा, एक चीज बताना भूल गया मैं आप लोगों को। ठीक है, इस गुप्त काल में ही दोस्तों मैंने आप लोगों को एक व्यक्ति बताया, चंद्रगुप्त सेकंड। और चंद्रगुप्त सेकंड को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? विक्रमादित्य। और इसी के काल में दोस्तों, या इनके काल में एक चीनी यात्री आया था और उसको बोलते हैं दोस्तों फायान। फायान भारत में आया, और भारत में भी कहाँ आया दोस्तों? मध्य प्रदेश राज्य में आया। और मध्य प्रदेश के लोगों जो है, मध्य प्रदेश की जनता या लोगों को उसने क्या बोला? ब्राह्मण। ब्राह्मण लोगों से तुलना करी। उस समय ब्राह्मण सबसे ऊंची जाति हुआ करती थी, तो उसने ये बोला था कि मध्य प्रदेश के लोग जो है मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, है ना। आप करते हैं वो अलग बात हो गई, मतलब पता नहीं मेरे को करते होंगे, परंतु बात करते दोस्तों उस समय जो है, याद रखना क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि चीनी यात्री फायान किसके काल में आया था? तो चंद्रगुप्त सेकंड या विक्रमादित्य के काल में। चीनी यात्री था, मध्य प्रदेश के लोगों की तुलना इसने किससे करी है? ब्राह्मण से। ठीक है, इसके बाद एक और चीनी यात्री आएगा, वो हेनसांग आएगा, वो हर्षवर्धन के काल में आएगा। ठीक है, मतलब अगला अपने को हर्षवर्धन काल ही पढ़ना है, मतलब गुप्तोत्तर काल को ही क्या बोलते हैं दोस्तों? हर्षवर्धन काल। ठीक है, तो अपन ने गुप्त काल पूरा खत्म कर लिया। लगभग 3-4 लेक्चर में अपना प्राचीन भारत पूरा खत्म हो जाएगा, और इसके बाद अपन स्टार्ट करते हैं बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, वो सीरीज स्टार्ट होगी अपनी मध्यकालीन भारत की। ठीक है, मतलब अरबों का आक्रमण और फारसी लोगों का इनका आक्रमण। ठीक है, चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। थैंक यू।